So next vascular tissue is phloem. Phloem conduct food, organic food. तो दोनों वेस्कुलर टिश्यू को अगर कंपेयर करें कंडक्शन के बेसिस पे, तो जाइलम पार्टिसिपेट इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड द फ्लोएम मेनली कंडक्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और जाइलम का जो कंडक्शन है वो वन डायरेक्शन में है, जी सर, दैट इज अपवर्ड ओनली, बट फ्लोएम कंडक्ट फूड इन अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों मूवमेंट, तो दैट मींस बाई डायरेक्शन मूवमेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो गया कंडक्शन का। एक तो जो कंडक्ट मटेरियल किया जा रहा है उसकी नेचर अलग अलग है। जाइलम वाटर और मिनरल कंडक्ट कर रहा है, फ्लोएम जी फूड को कंडक्ट कर रहा है। कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं कुछ वही जाइलम के थ्रू मूवमेंट होते हैं, लेकिन बिल्कुल होते हैं, लेकिन मेनली बात करें तो वाटर एंड मिनरल्स और ये फूड कर रहा है। बिल्कुल सर, मेनली अगर डिस्कस किया जाए तो। और फ्लोएम का जो मूवमेंट होगा या फ्लोएम से होकर जो कंडक्शन होगा वो बाई डायरेक्शनल होगा, और जाइलम से जो कंडक्शन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, रूट से लीफ की ओर। बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल। अगर बात करें फ्लोएम को ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन अगर डिस्कस किया जाए तो ये टू टाइप्स का है। द टाइप 1 इज प्राइमरी फ्लोएम एंड द टाइप 2 इज सेकेंडरी फ्लोएम। देखो दो बातें हैं कि जो प्राइमरी ग्रोथ के दौरान बना वो प्राइमरी फ्लोएम है, जो सेकेंडरी ग्रोथ का प्रोडक्ट है वो सेकेंडरी है, सेकेंडरी फ्लोएम है। इस प्रकार से इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब अगर प्राइमरी फ्लोएम को डिस्कस करें जी, तो प्राइमरी फ्लोएम के लिए जो मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है वो है प्रोकैम्बियम। ये प्राइमरी मेरिस्टेम है। हम यहाँ पर हेबरलैंड की थ्योरी को एक्सेप्ट करते हुए मेनली टर्म्स काम ले रहे हैं। और प्रोकैम्बियम एक प्राइमरी मेरिस्टेम है। जी बिल्कुल। जब प्राइमरी मेरिस्टेम का प्रोडक्ट वेस्कुलराइज होगा या डिफरेंशिएट होगा, जी बिल्कुल, तो वेस्कुलराइजेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ एक वेस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब ये वेस्कुलराइज होगा, डिफरेंशिएट होगा, तो बनेगा प्राइमरी फ्लोएम। अब इसमें भी क्या होगा कि प्राइमरी फ्लोएम का पार्ट जो पहले बनेगा जी वो प्रोटोफ्लोएम, और जो बाद में बनेगा वो मेटाफ्लोएम होगा। ये प्राइमरी ग्रोथ में ही होने वाले इवेंट्स हैं। बिल्कुल सर, ये प्राइमरी ग्रोथ के इवेंट है। और इसके साथ साथ यहाँ प्राइमरी जाइलम भी बन रहा है। बिल्कुल बन रहा है, साइमल्टेनियसली वेस्कुलर टिश्यूज का फॉर्मेशन हो रहा है, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी। वो तो हम फ्लोएम के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम फ्लोएम को फोकस कर रहे हैं। जाइलम की बात पहले कर चुके हैं ऑलरेडी कि प्रोकैम्बियम से प्राइमरी जाइलम बनेगा। उसके भी दो कंपोनेंट है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। जी सर, जो पहले बने वो प्रोटो, जो बाद में बने वो मेटा। ये ऑर्डर है। और अगर दोनों को हमें डिफरेंशिएट करना हो, प्रोटो और मेटा को, तो एनाटॉमी के बेसिस पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जब आप माइक्रोस्कोप के थ्रू प्रोटोफ्लोएम को देखेंगे तो उसके जो ल्यूमेन है वो नैरो होंगे क्योंकि इसके एलिमेंट्स स्मॉल है, और मेटाफ्लोएम के जो एलिमेंट्स है वो कंपैरेटिवली लार्जर है। तो उसके जो एलिमेंट जब देखेंगे या उसका जो ल्यूमेन देखेंगे तो थोड़ी सी प्रोटोफ्लोएम के कंपैरिजन में हमें ब्रॉडर देखने को मिलेगी। अगर हम ऑब्जर्व करें तो फ्लोएम जो है वो 4 तरह के सेल्स या 4 तरह के एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है, चाहे वो एंजियोस्पर्म्स हो या फिर हमारे जिम्नोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट्स हो। इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म यहाँ पर 4 एलिमेंट हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट जो मेनली कंडक्शन से कंसर्न है, का मेजर जो रोल है वो उसके ऊपर आता है। कंपेनियन सेल जो कि सीव ट्यूब एलिमेंट को कंट्रोल करने से कंसर्न है, और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तीनों ही लिविंग है, अलाइव है। तो फ्लोएम का मेजर पार्ट लिविंग है। हाँ जी सर, बिल्कुल लिविंग हो गया। फ्लोएम फाइबर को छोड़कर बाकी सब लिविंग है। और ये जो है वो नॉन लिविंग कह लीजिए, या फिर हम डेड एलिमेंट की तरह भी इसको ऑब्जर्व करते हैं। बिल्कुल सर। एंड सेकेंडली अगर हम जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स की बात करें तो वहां पर सीव ट्यूब एलिमेंट्स नहीं है, वहां पर सीव सेल्स मिलेंगे देखने के लिए। दे आर बिट elongated cells and they have nucleus. Sieve tube elements do not have nucleus. They are enucleated. और यहाँ पर कंपेनियन सेल है, यहाँ पर हमें एल्बुमिनस सेल्स मिलेंगी देखने के लिए। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इन जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स इंस्टेड ऑफ कंपेनियन सेल्स, हाँ, एल्बुमिनस सेल्स आर, या स्ट्रासबर्गर सेल भी नाम दिया गया है, स्ट्रासबर्गर सेल्स भी बोलते हैं इनको। बाकी दोनों एलिमेंट यहाँ पर भी पैरेन्काइमा है, यहाँ पैरेन्काइमा अवेलेबल है, फाइबर यहाँ पर भी अवेलेबल है, फाइबर यहाँ पर भी अवेलेबल है। चाहे जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म का हो, हम कहेंगे कि भाई जो फ्लोएम है मेनली एलिमेंट भले अलग अलग हो सकते हैं,
मोरलेस हम देखें तो एक जैसा काम करने वाले एलिमेंट हैं, तो फ्लोएम चाहे एंजियो में हो, जिम्नो में हो या टेरिडोफाइट्स के अंदर अवेलेबल हो, काम तो उसका सेम होगा, मूवमेंट का पैटर्न भी हम सेम कहेंगे यहाँ पर सर। सिव सेल और सिव ट्यूब का फंक्शन सेम है, फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा साइटोलॉजिकल डिफरेंस है, सिव ट्यूब इन्यूक्लिएटेड है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और इवोल्यूशनरी अगर देखें जी, तो सिव सेल प्रिमिटिव होगी और सिव ट्यूब एडवांस एलिमेंट है, एंजियोस्पर्म से एडवांस। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर को लेके कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है। और कंपेनियन सेल्स और सिव ट्यूब एलिमेंट्स की जगह सिव सेल्स और एल्बुमिनस सेल्स टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में है, लेकिन फंक्शन इनका सेम है। वही फंक्शन है जो एंजियोस्पर्म में सिव ट्यूब का और कंपेनियन सेल का मिलता है देखने के लिए। फ्लोएम को वन बाय वन इसके एलिमेंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट एलिमेंट आता है सिव ट्यूब एलिमेंट। अगर एंजियोस्पर्म की बात करें तो सिव ट्यूब एलिमेंट को डिस्कस करें तो डायग्राम के अंदर आप यहां पर देखिए कि ये जो स्ट्रक्चर है यहां पर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड सिव ट्यूब। ये एक मेंबर है सिव ट्यूब का जी। इसके एडजॉइनिंग वर्टिकली दूसरा मेंबर होगा, फिर तीसरा मेंबर होगा। तो ये एक बहुत लंबी पाइपलाइन टाइप में ऊपर और नीचे दोनों और हेड ऑन अरेंज हैं। जैसे सप्लाई लाइन होती है, पाइपलाइन होती है, उस तरह से है अरेंज्ड है। तो कई सारे मेंबर वर्टिकली या इलोंगेटेड वे के अंदर एक दूसरे से ज्वाइंट रहते हैं। अब जहां पर एक सिव ट्यूब मेंबर दूसरे सिव ट्यूब मेंबर से जुड़ेगा, वहां पर एक प्लेट होगी, दैट प्लेट इज कॉल्ड सिव प्लेट, उसको सिव प्लेट बोलते हैं। और उसमें जो पोर्स होंगे, कनेक्टिंग पोर्स बिटवीन वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट, दे आर सिव पोर्स। तो ये जो सिव प्लेट है इसके अंदर हमें सिव पोर्स देखने को मिलेंगे जी सर। और सिव ट्यूब एलिमेंट का स्पेशल फीचर क्या है कि इसमें पेरिफेरल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और वैक्यूल है, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल है। और स्पेशल चीज इसमें यह होगी कि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है। अगर एक मेच्योर सिव ट्यूब एलिमेंट को देखेंगे फिर तो भी लिविंग है, बिल्कुल न्यूक्लियस नहीं होते हुए भी ये लिविंग माना जाता है इसको। तो ये एक अपने आप में इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो नाम से क्लियर हो गया कि जो सिव ट्यूब है वो एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक है। एक सिव ट्यूब दूसरे सिव ट्यूब एलिमेंट से जुड़ी रहती है और ये जुड़ाव उसके एंड वॉल पे होगा जहां पर वो खत्म हो रहा है और दूसरा शुरू हो रहा है। और उस जगह दोनों सिव ट्यूब एलिमेंट के बीच एक प्लेट होगी, परफोरेटेड प्लेट, उसका नाम देंगे सिव प्लेट। तो सर अगर दोनों ही सेल्स एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ी हुई हों, तो ये भी तो पॉसिबल है कि यहाँ पर अवेलेबल इन दोनों की जो साइटोप्लाज्म है वो भी इंटरकनेक्टेड हो, कंटिन्यूअस हो गया। बिल्कुल सर, कंटिन्यूअस हो गया। और जो सीव ट्यूब है, जो कि सीव ट्यूब एलिमेंट से मिलकर के बनी हुई है, मैं ये भी कह सकता हूं कि जो सीव ट्यूब है लॉन्ग, वो एक सिंसाइट है जो सेल के फ्यूजन से बनी है। बिल्कुल सर, जैसे हमने वेसल की बात की थी कि वो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है जी सर, और डेड सिंसाइट है। तो ये भी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है और ये लिविंग सिंसाइट है। एग्जैक्टली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कि ये लिविंग सिंसाइट है, वो डेड सिंसाइट है। दोनों में न्यूक्लियस एब्सेंट है। हाँ, लेकिन इसमें न्यूक्लियस तो एब्सेंट है, पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। एग्जैक्टली सर। तो साइटोप्लाज्म इसमें प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, वैक्यूल प्रेजेंट है। और वेसल की बात करें तो प्रोटोप्लास्ट ही नहीं होता है, एब्सेंट है वहां पर, और वो डेड है। बिल्कुल वो डेड है सर। और वो लिग्निफाइड भी है जी सर, बिल्कुल। उसकी वाल जो है वो लिग्निफाइड है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये लिग्निफाइड नहीं है। पेक्टोसेलुलोजिक जो नॉर्मल लिविंग सेल की सेल वॉल होती है, वैसा इसमें देखने को मिलता है। अगर हम लोग यहाँ पे सिव ट्यूब एलिमेंट को डिस्कस करते हैं तो एक नाम आता है पी प्रोटीन। जी सर। पी यहां पे फ्लोएम प्रोटीन के लिए दिया जाता है। तो इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है पी प्रोटीन। तो विद इन सिव ट्यूब एलिमेंट आपको इसमें पी प्रोटीन देखने को मिलेंगे। पी प्रोटीन के फंक्शन को लेके बात करते हैं तो ये कंडक्शन में हेल्प करती है, इनको फ्लोएम प्रोटीन बोलते हैं। और ये वो प्रोटीन है जो ट्रांसपोर्ट में या फिर कंडक्शन में हेल्प करती है। जब फूड एक एलिमेंट से नियर बाय दूसरे एलिमेंट में जाता है तो ये पी प्रोटीन हेल्पफुल होती है। और एक और डाउट आता है बच्चों का कि अगर सर कभी कोई इंजरी हो जाए, जी सर, तब जैसे मैंने जो रेड मार्किंग करी है, तो क्या इंजरी के बाद फ्लोएम का जो न्यूट्रिएंट है वो लीक आउट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसे रोकने के लिए पी प्रोटीन
काम करते हेल्प हुए करती है, इन पोर को, सीव पोर को ब्लॉक कर देगा, सील कर देगी। हाँ, सील कर देगा। तो पी प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट में तो रोल है ही, इसके अलावा इसका एक रोल है सीलिंग। ये सीव पोर को सील कर देती है बिल्कुल, इंजरी के टाइम। बिल्कुल। तो ये सीलिंग दो हेल्प करेगी, एक तो न्यूट्रिएंट को लीक होने से रोकेगी, और दूसरा काम ये होगा इन्फेक्शन को रोकना, इन्फेक्शन को रोकेगी, क्योंकि जब important। स्ट्रक्चर ओपन होगी, जी, इंजरी बिल्कुल होगी, होगी, तो बाहर से पैथोजन एंट्री कर सकते हैं आराम से। तो ये बच्चों ने पढ़ा भी है कि माइक्रोप्लाज्मा की डिस्कवरी ही फ्लोएम से हुई थी। बिल्कुल सर, फ्लोएम में ऑब्जर्व किया गया था उसको, प्लांट्स के अंदर दिखा जाए बिल्कुल तो। बिल्कुल उसके फ्लूइड में, हाँ, तो फ्लोएम फ्लूइड में, और क्योंकि न्यूट्रिएंट अवेलेबल हैं इसके अंदर, तो बैक्टीरिया, फंगस, माइक्रोप्लाज्मा दे विल लव टू एंटर इन दिस सेल, ताकि उनको न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी भी रहे। उनके लिए तो ओपन इन्विटेशन है, ओपन इन्विटेशन है उनके लिए कि वो आए और आराम से यहाँ पर सरवाइव करें। तो यहाँ पर कैलोस का जो डिपोजिशन है, यहाँ पर इन पोर के ऊपर जो कैलोस का डिपोजिशन है, ये पी प्रोटीन की हेल्प से हुआ। बिल्कुल सर। और ये न सिर्फ यहाँ पर वुंड हीलिंग में हेल्पफुल है, बल्कि इन्फेक्शन को रोकने से भी करता है, प्रिवेंट भी कर रहा है। और जो सील होने के बाद जो प्लग बनेगा, उसके लिए नाम दिया जाता है केलोस प्लग। केलोस प्लग सर, उस प्लग का नाम केलोस प्लग। केलोस प्लग है। केलोस एक कार्बोहाइड्रेट है, बीटा 1,3 ग्लूकेन, तो दिस इज कॉल्ड केलोस प्लग। ये इसके अंदर देखने को मिलता है। और सर अगर हम बात करें ऑटम के सीजन की, तो ऑटम के सीजन के अंदर भी लीफ फॉल हो चुका होता है, तो इतने फ्लोएम के एलिमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती उस वक्त भी कम फ्लोएम को रन करके, कम कंडक्शन कम होता है, कंडक्शन की रिक्वायरमेंट कम है, तो वो चाहे तो उस वक्त भी इनको केलोस प्लग बन जाएंगे, ताकि स्प्रिंग सीजन में वो डिसॉल्व करना पड़ेगा, फिर से कंडक्शन की नीड होती है। तो ये कैलोस और कैलेज का जो एक एसोसिएशन है प्लांट के अंदर, ये सिर्फ उस टेट्राड के डिसॉल्व होने से कंसर्न नहीं है, और भी कई जगह पर हमको देखने के लिए मिलता है। और ये अपना काम भी काम करता है बहुत ब्यूटीफुली। प्लांट ने एक दो एसोसिएशन है, कैलोस और कैलीज, अलग अलग जगह पर अलग अलग यूज ले लिए प्लांट ने। तो स्टूडेंट्स को अगर सीव ट्यूब एलिमेंट को समराइज करना हो, तो पहली बात तो सीव ट्यूब ई न्यूक्लिएटेड है। ये मल्टी सेलुलर लिविंग सिंसाइट है। सेल्स इसकी ट्यूब लाइक है। जी सर, इलोंगेटेड हो गई। एक इंडिविजुअल एलिमेंट को देखें तो ट्यूब लाइक है। और एलिमेंट्स आपस में वर्टिकली एक दूसरे के साथ ज्वाइंट रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। सर, जहां पर एलिमेंट एक दूसरे से जुड़ेंगे, वहां पर एक परफोरेशन होगा। बिल्कुल सर, प्लेट होगी, उसका नाम सीव प्लेट, और पोर को सीव पोर हम कहेंगे। और जब कभी भी कोई इंजरी होती है तो वहां पर के अंदर, तो वहां पे सीलिंग होगी, और सीलिंग का काम पी प्रोटीन करेगी। पी प्रोटीन जो है हेल्प करेगा कैलोस के डिपोजिशन को लेकर के। वो सीलिंग के बाद में जो प्लग बनेगा, दैट प्लग इज कॉल्ड केलोस प्लग। बीटा 1,3 ग्लूकेन का होता है, और आगे कॉन्सिक्वेंसली उसको डिसॉल्व भी कर लिया जाता है रिक्वायरमेंट। जब कंडक्शन रिस्टार्ट होगा तो उसको डिसॉल्व कर लिया जाएगा। ये देखने को मिलता है। और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो पेरिफेरल है, और सेंटर में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल अवेलेबल मिलती है। उसके बावजूद भी कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक सिस्टर सेल अवेलेबल है, नोन एज कंपेनियन सेल। चलिए बात करते हैं कंपेनियन सेल के बारे में। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, तो जब वेस्कुलराइजेशन हो रहा था, तो उस वक्त जो प्रोकैम्बियम से सेल बनी, उन्होंने अपने इस वेस्कुलराइजेशन की प्रोसेस के वक्त अपने आप को डिवाइड किया, और एक ही सेल से दो सेल बनती हैं। पार्टीशन हो गया, कॉमन पार्टीशन, बिल्कुल एक कॉमन सेल है, उसके बीच में पार्टीशन हो गई, कॉमन पार्टीशन हो गया। लेकिन पार्टीशनिंग जब हुई सर, तो इस तरीके से हुई कि एक में तो साइटोप्लाज्म और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, और दूसरे के पास साइटोप्लाज्म अलोंग विथ न्यूक्लियस चला गया। तो जिसके पास न्यूक्लियस गया, मेटाबॉलिक कंट्रोल उसका रहेगा। तो कंपेनियन सेल जो है इस तरीके से बनती है। दोनों ही जो पास में अवेलेबल है, यू कैन सी, ये सेल आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये कंपेनियन सेल है, जो कि यहाँ पर पास में अवेलेबल इस सीव ट्यूब एलिमेंट को कंट्रोल करती है। कंट्रोल करने के लिए, बट ऑब्वियसली देयर शुड बी अ कनेक्टिविटी, लेटरल कनेक्टेड। हाँ, तो इनकी जो लेटरल वॉल आप देखते हैं, जो कि एक दूसरे को एसोसिएट करने में काम आ रही है, यहाँ पर हमें ये पिट फील्ड्स देखने के लिए मिलते हैं। These pit fields are actually प्लाज्मोडेस्मेटा। ये प्लाज्मोडेस्मेटा है, जिनके थ्रू दोनों ही सेल कनेक्टेड रहती हैं, लिटरली कनेक्टेड रहती है। बिल्कुल सर। ये कंपेनियन सेल वास्तव में पैरेन्काइमा की बनी हुई सेल ही है, और स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा कहते हुए भी हम लोग इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। हैविंग ए लार्ज न्यूक्लियस, यहाँ पर जो न्यूक्लियस अवेलेबल है ये लार्ज होता है, इलोंगेटेड हमको देखने के लिए मिलता है। और ये न सिर्फ
इस कंपेनियन सेल को बल्कि साइड में अवेलेबल सीव ट्यूब को भी कंट्रोल कर, इवन कंट्रोल इतना ज्यादा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा इस सीव ट्यूब एलिमेंट के अंदर, दैट इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय दिस कंपेनियन सेल। क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट होगा सीव ट्यूब के जी थ्रू, सर, तो जो प्रेशर जनरेट होगा, प्रेशर डेवलप होगा, उसको भी कंपेनियन सेल कंट्रोल करती है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस है। यस सर। और जब फूड मेसोफिल से लीफ के फ्लोएम में आएगा इसी के थ्रू, तो इसी के वाया इसके थ्रू आएगा। इसका मतलब जब फ्लोएम लोडिंग होगी, यानी फूड को सुक्रोज के फॉर्म में सीव ट्यूब एलिमेंट के अंदर लोड किया जाएगा, तो दैट लोडिंग इज वाया दिस कंपेनियन सेल, वो कंपेनियन सेल्स के थ्रू लोडिंग होगी। लेटरल वॉल कह सकते हैं या फिर हम लॉन्गिट्यूडनल वॉल भी कह सकते हैं, पिटफील्ड की लोकेशन को लेकर के लॉन्गिट्यूडिनली कनेक्टेड है। जी सर, बिल्कुल। जब हमने बात की कि कंपेनियन सेल जो है वो प्रेशर ग्रेडियंट बनाने में हेल्प, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या क्या, हमने इसी के बारे में बात की है। यही कारण है कि जो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल है उनको एक साथ सिस्टर सेल नाम बोला जाता है, क्योंकि ओरिजिन में ये एक ही सेल से हुई है बनी है और काम भी मिलके कर रही है, तो इसलिए इनको सिस्टर सेल्स भी कहते हैं। फ्लोएम फाइबर की हम बात करें तो फ्लोएम फाइबर जो है वो इस, जैसा कि हमने कहा कि जो सेल्स हैं पेरेन्काइमा की बनी हुई सेल्स हैं, तो यहाँ पर मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए लिटरली आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर फ्लोएम फाइबर्स अवेलेबल है। दिस फ्लोएम फाइबर्स आर एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पर। तो प्राइमरी फ्लोएम तो एंटायरली लिविंग हो गया, एंटायरली लिविंग हो गया। तो मैं कहता हूँ कि प्राइमरी फ्लोएम इज एंटायरली लिविंग कॉम्प्लेक्स टिश्यू। हाँ, सेकेंडरी जो फ्लोएम होगा उसके अंदर हमको फाइबर देखने के लिए मिलते हैं, एंड सेकेंडरी फ्लोएम इज नोन एज बास्ट। Yes sir, उसको hence these fibers are known as bast fiber as well. इनको बास्ट फाइबर्स बोलते हैं। Exactly sir. और फाइबर तो फाइबर जैसा है, हाँ, जो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर जाइलम में है वही स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर यहाँ पर अवेलेबल फ्लोएम के अंदर है। हाँ, थोड़े से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर वो लेंथ ज्यादा होती है फ्लोएम की फाइबर्स की, थोड़े थिन होते हैं, कमर्शियली इंपॉर्टेंट फाइबर्स। सर, ये कमर्शियली इंपॉर्टेंट है, ज्यादा लॉन्ग है, हाँ, लेकिन अगर एंड्स देखेंगे तो टेपर्ड होंगे, टेपरिंग होंगे, वाल लिग्निफाइड होगी, पिट्स प्रेजेंट होंगे, और जो ल्यूमेन है वो बहुत ही नैरो होगी, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन, यहाँ पर नैरोवेस्ट ल्यूमेन ही आपको फाइबर के अंदर मिलती है। और बात करें अगर फ्लोएम पेरेन्काइमा, तो ये लिविंग है, नाम में ही आ गया पेरेन्काइमा है। पेरेन्काइमा का मतलब लिविंग है, थिन वॉल्ड सेल्स है। पेरेन्काइमा आते ही एक फूड स्टोरेज, लिविंग और सॉफ्ट कह लीजिए, सॉफ्ट टिश्यू है, डेलिकेट टिश्यू है। तो फ्लोएम पेरेन्काइमा, एनाटॉमी में जब भी पेरेन्काइमा नाम आता है तो फंक्शन इसका साथ में ही जुड़ जाता है कि ये स्टोरेज करेगा। जी बिल्कुल, ये फूड मटेरियल को स्टोरेज करेगा, और ये पेरेन्काइमा है तो लिविंग है, कहने की जरूरत नहीं है, सेल्स थिन वॉल्ड है। आगे बात करते हैं तो देखिए फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या है कि एक नाम देते हैं रे पेरेन्काइमा। आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर बनती है सर, ज्यादा समझ में आएगा। जी बिल्कुल। जब प्लांट का डायमीटर बढ़ता है तो रेडियस बढ़ जाती है। जी, तो रेडियस बढ़ जाती है तो के लिए रेडियल कंडक्शन की नीड आ जाती है। दैट रेडियल कंडक्शन मेंटेन्ड बाय रे पेरेन्काइमा और रे पेरेन्काइमा, उसके द्वारा ये किया जाता है। तो स्टोरेज तो कर रहा है, इसके अलावा कंडक्शन में भी हेल्प करता है, वो भी स्पेसिफाइड है रेडियल डायरेक्शन के अंदर। उसमें तो पेरेन्काइमा की सेल जो होती हैं आइसोडायमेट्रिक होती हैं। यस सर। लेकिन यहाँ पर जो सेल्स होती है वो इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल मिलेंगी देखने के लिए, इलोंगेटेड होगी, एंड हैविंग अ डेंस साइटोप्लाज्म होगा, और रेडियल कंडीशन में पार्टिसिपेट करती है। एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि फ्लोएम पेरेन्काइमा जनरली एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स। मोनोकॉट के प्राइमरी फ्लोएम में भी एब्सेंट है। बिल्कुल सर, अगर मोनोकॉट्स की बात करें तो उसमें फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है सर। और दो बातें एब्सेंट हो गई, आप देखें तो फाइबर भी प्राइमरी फ्लोएम में नेचुरली नहीं होते। बिल्कुल सर। और यहाँ अगर हम मोनोकॉट के प्राइमरी फ्लोएम की बात करें तो वहां पर तो प्राइमरी ही होगा फ्लोएम। बिल्कुल, तो यानी कि प्राइमरी, हाँ बिल्कुल, प्राइमरी फ्लोएम जो है इन द केस ऑफ मोनोकॉट हम देखें तो वहां पर आपको सिर्फ दो एलिमेंट मिले देखने के लिए, एक तो सीव ट्यूब एलिमेंट है और कंपेनियन सेल है। क्योंकि मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है, तो सेकेंडरी फ्लोएम होगा नहीं। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी फ्लोएम के अंदर फाइबर नहीं है, और मोनोकॉट है तो फ्लोएम पेरेन्काइमा भी नहीं है। तो देयर फ्लोएम मेड अप ऑफ ओनली टू एलिमेंट्स, वन इज सीव ट्यूब एलिमेंट, अदर इज कंपेनियन सेल्स।
बिल्कुल सर, यूनिक क्वेश्चन बन जाता है। बिल्कुल सर, यूनिक क्वेश्चन बन जाता है। आगे बात करते हैं टिश्यू सिस्टम्स की। देखिए क्या है कि टिश्यू में हमने क्या देखा, मेरिस्टेम है वो परमानेंट है। फिर जब बात हुई परमानेंट टिश्यूज की तो उसमें हमने बात की कि सिंपल परमानेंट भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। सिंपल में पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा डिस्कस किया, और कॉम्प्लेक्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम। हमने इनको होमोजीनस और हेटेरोजीनस नाम दिया। क्यों? क्योंकि जो आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू है दैट इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ सेल्स, होमोजीनस, ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स, ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ सेल। और जब बात होती है हेटेरोजीनस की तो वहां क्या होता है, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, और अभी हमने जाइलम फ्लोएम में देखा कि जाइलम में लिविंग सेल्स भी है और नॉन लिविंग सेल्स भी है, पेरेनकाइमेटस सेल्स भी है और फाइबर भी अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हेटेरोजीनस है, दैट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब क्या आता है कि डिफरेंट टिश्यूज मिलकर टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टिश्यूज मिलकर प्लांट के एनाटॉमी में टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। और एक प्लांट ऑर्गन की एनाटॉमी में वी विल सी 3 काइंड्स ऑफ टिश्यू सिस्टम्स। दे आर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। यानी जब किसी ऑर्गन की एनाटॉमी ऑब्जर्व की जाएगी तो उसमें हम 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम्स देखेंगे। बिल्कुल सर। वन इज एपिडर्मल जो आउटर मोस्ट है, वेस्कुलर जो सेंटर मोस्ट है, और दोनों के बीच में जो सैंडविच्ड है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इन दोनों के अलावा जो रह गया वो ग्राउंड टिश्यू। बिल्कुल बिल्कुल, जो रह गया वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। तो सबसे बल्कि जो होगा वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, मेजर पार्ट होगा ये। बिल्कुल सर। तो फंडामेंटली ये टिश्यू सिस्टम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है। सर ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये एक एनाटॉमी डायग्राम है, इसकी हम हेल्प लेंगे समझने के लिए बात को कैसे अरेंज रहते हैं। ये एक्चुअली डाइकॉट स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन है जो कि आप लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात करें तो एक तो डियर स्टूडेंट्स क्या है कि ये टिश्यू सिस्टम किसी भी ऑर्गन का आउटर मोस्ट टिश्यू सिस्टम है। बिल्कुल सर, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। एपिडर्मिस इज ऑलवेज एन आउटर मोस्ट सेल्यूलर लेयर, चाहे वो स्टेम हो, रूट हो, लीफ हो, और ये हमेशा पेरेनकाइमा का मिलेगा देखने के लिए। द आउटर मोस्ट सेल्यूलर लेयर विच इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। यस सर, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। अब क्या होगा कि एपिडर्मिस मोस्टली सिंगल लेयर्ड होती है, ऑलवेज तो नहीं होती है, मोस्टली। यस, कुछ ऐसे एग्जांपल है जहां मल्टीपल एपिडर्मिस होती है, मिल जाएगी देखने के लिए। लेकिन अगर मेजोरिटी बात करें तो दिस एपिडर्मिस इज मोस्टली सिंगल लेयर। अगर हम बात करें रूट की तो वेलामेंट टिश्यू का एग्जांपल आता है। बिल्कुल सर, वहां मल्टीपल हो जाती है, वहां मल्टीपल लेयर मिलेगी। बिल्कुल, एक स्पॉन्जी टिश्यू बना देती है और वो मल्टीपल सेल थिक मिलती है देखने के लिए। कुछ जीरोफाइट्स भी ऐसे हैं जहां मिल जाती है, जिनके एरियल स्ट्रक्चर्स के अंदर हमें आप मल्टीपल लेयर ऑफ एपिडर्मिस देखने को मिलती है। तो यूजुअली हम बात कर रहे हैं, जनरली हम बात कर रहे हैं कि एपिडर्मिस जो होती है, मोस्टली बात करें तो वन सेल थिक बनती है देखने के लिए। और ये सेल्स पेरेनकाइमेटस है और प्रोटेक्टिव है इन नेचर। रूट में कभी कभार हम लोग इसको एपिडर्मिस की बजाय एपिब्लेमा कहते हुए इंडिकेट कर देते हैं। बिल्कुल, रूट के अंदर इसका नाम एपिब्लेमा भी दे देते हैं, बाकी एरियल स्ट्रक्चर्स के अंदर तो एपिडर्मिस ही कहते हैं। हालांकि एनसीईआरटी ने एपिडर्मिस ही कहा है रूट के अंदर भी सर। रूट में पिलीफेरस लेयर भी कई बार इसको बोल देते हैं, क्योंकि पिलाई यानी रूट हेयर जो है वो पिलाई जैसी स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो इसीलिए उसको पिलीफेरस लेयर भी बोल देते हैं। लेकिन अगर टेक्निकली नाम देखें तो दैट इज एपिडर्मिस इज मोर बेटर। यस सर। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सम एसोसिएटेड स्ट्रक्चर विद एपिडर्मिस लाइक स्टोमेटा। जब अंडरग्राउंड पार्ट की बात करेंगे तो स्टोमेटा एब्सेंट होंगे, लेकिन एरियल स्ट्रक्चर्स की जब बात करेंगे तो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। इवन यंग स्टेम को भी हम देखें, डाइकॉट यंग स्टेम को, तो उसके अंदर स्टेम में भी प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट होते हैं। नॉट जस्ट बेसिस सिस्टम की बात करें तो उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। लीफ पर स्टोमेटा नहीं है, वहां पर स्टोमेटा यंग जो ग्रीन स्टेम है उसके एपिडर्मिस में भी हमको स्टोमेटा मिल जाते हैं देखने को मिलते हैं। एक्चुअली स्टोमेटा का ज्यादा नंबर बात करें तो वो लीव्स पे होता है, लीव्स पर होता है, लेकिन स्टोमेटा फाउंड ऑन बोथ leaves as well as herbaceous stem, young stem उसमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर। इसके अलावा जैसे क्या होता है कि चाहे बात हो रूट की या फिर बात हो स्टेम की, हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स दोनों में अवेलेबल है, लेकिन रूट हेयर और स्टेम हेयर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और ये एनाटॉमिकली इन दोनों के टीएस को आइडेंटिफाई करने के लिए भी काम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सर। जब रूट हेयर की बात करेंगे दे आर ऑलवेज यूनिसेलुलर। यस सर।
एंड ट्राइकोम्स जो कि स्टेम हेयर है वो multicellular. मल्टीसेलुलर, यूजुअली दे आर मल्टीसेलुलर। तो कई बार वो ग्लैंडुलर भी हो जाते हैं। जी सर। जब वो सिक्रेशन का काम करेंगे तो वो ग्लैंडुलर हेयर के नाम से भी जाने जाते हैं। बिल्कुल सर। तो बात हो गई एपिडर्मिस, मोस्टली वन सेल थिक, दैट मींस सिंगल लेयर। यस सर। एपिडर्मिस रिलेटेड स्ट्रक्चर स्टोमेटा, Stomata, हेयर यूनिसेलुलर एज वेल एज Multicellular. मल्टीसेलुलर। रूट की बात करेंगे तो यूनिसेलुलर, और Stem. स्टेम की बात करेंगे तो जनरली Multicellular. मल्टीसेलुलर। ये सारी स्ट्रक्चर इसमें आती है, देखने के लिए मिल जाती है। और क्या होता है कि जो एरियल सरफेस है प्लांट की, यस सर। उस पर एपिडर्मल सेल्स एक वैक्सी सब्सटेंस को सिक्रेट Yes, करती है, exactly. दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल। क्यूटिकल एक नॉन सेलुलर लेयर है, क्यूटिकल इज नॉट सेलुलर लेयर। तो है एपिडर्मिस के ऊपर। बिल्कुल, क्योंकि एपिडर्मिस की सेल्स ने उसको सिक्रेट किया है बाहर की तरफ, और दैट क्यूटिन सब्सटेंस मेक ए लेयर दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल। और मानेंगे तो हम उसको इसी का पार्ट मानेंगे। बिल्कुल इसका पार्ट, क्योंकि डिपोजिशन वो इसी यस पर सर, है। एग्जैक्टली। कोई कंफ्यूजन नहीं और रहना वो चाहिए। वाटर लॉस को कम करने से Yes, sir. कंसर्न है। अगर यहाँ उसकी पर। थिकनेस बढ़ती है तो वो प्रिवेंट करेगी वाटर लॉस को, जो ट्रांसपीरेशन में जी, होता है। exactly, sir. अगर वाटर स्कार्सिटी है तो बहुत हेल्पफुल होती है वो। तो इस डायग्राम में आई थिंक ये जो पार्ट सर आप कह रहे हैं, ये तो हो गया एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, और ये जो पार्ट है ये बाद में अंदर की और जो दूसरे एलिमेंट है Ground tissues आ जाएंगे। होगा। ये बाहर की जो लाइन है मैं इसको शायद क्यूटिकल कह सकता हूँ। बिल्कुल सर। इसके ऊपर एक थिन और थिक डिपोजिशन होगा क्यूटिन का, दैट लेयर इज कॉल्ड। और हेयर अगर होंगे तो शायद कुछ इस तरीके से हमको बिल्कुल यहाँ पर सर। हेयर ऑब्जर्व होंगे। हाँ, सर। ये स्टेम का डायग्राम है तो ट्राइकोम समय ऐसे हाँ, देखने को मिल जाएंगे मिलेंगे। देखने के लिए। ठीक है ना। हियर एंड दियर हम उनको यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं कि वो इस प्रकार से हमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं ग्राउंड टिश्यूज की। जी। ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड्स हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेज, पिथ दैट इज आल्सो कॉल्ड मेडुला। पिथ को मेडुला भी कहते हैं। और उससे निकलने वाली रेज मेडुलरी रेज जो रेडियस पे निकलती है जी, उनको exactly. मेडुलरी रेज बोलते हैं। और लीफ की जब बात करते हैं ना, तो वहां क्या होता है, वन ऑफ द टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, दैट इज आल्सो कॉल्ड कॉर्टेक्स ऑफ द लीफ, और मेसोफिल कहेंगे। सो मेसोफिल इज द ओनली ground tissue in case of a leaf. But when we discuss stem or root, तो then multiple layers नाम आ जाते हैं सामने। hypodermis, general cortex, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेज, पिथ और मेडुला। अब इनमें से कोई स्ट्रक्चर हो सकता है मोनोकोट में एब्सेंट हो, कोई डाइकोट में एब्सेंट हो, डाइकोट में प्रेजेंट हो। यस सर, वो डिस्कस हो जाएगा। जनरलाइज बात ली गई है यहाँ पर इस टीएस को काम में लेते हुए। यस सर, लेकिन होंगे वो सारे हाँ ग्राउंड टिश्यू। फॉर एग्जांपल हम रूट की बात करें सर, तो रूट में हमें यहाँ पर जो है इन द केस ऑफ सेंटर डाइकोट रूट की हम बात करें तो पिथ जो होती है बहुत कम मिलती है देखने के लिए। वहाँ कंजंक्टिव टिश्यू भी अवेलेबल होता है। तो कई सारे टर्म्स और भी हैं, बहुत सारे मिलेंगे देखने के लिए। कंपल्सरी नहीं है। हम एक जनरलाइज ओपिनियन जनरेट करने के लिए हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं इसके कॉन्टेक्स्ट में इस डायग्राम को देखूं तो ये रहा यहाँ पर अवेलेबल हाइपोडर्मिस, beneath epidermis is hypodermis, ये रहा यहाँ पर followed by general cortex, parenchymatous cortex है। हाँ exactly sir, then it is endodermis, ये रही यहाँ पर available। innermost boundary of cortex is endodermis। तो ये तीनों हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस तीनों मिलकर के कॉर्टेक्स को फॉर्म करते हैं। हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। और इसके बाद अंदर की ओर देखा जाए तो ये रही पेरिसाइकल यहाँ पर अवेलेबल, पेरिफेरी जो वेस्कुलर बंडल्स की है, ये रही यहाँ पर अवेलेबल पिथ। और इस पिथ से निकलते हुए जो हमें देखिएगा ये जो पार्ट आपको इरेडिएट करता हुआ नजर आ रहा है, दैट इज पिथ रेज, दैट इज पिथ रे, मेडुलरी रेज भी बोलते हैं। हाँ मेडुलरी रेज भी हम कह सकते हैं। बिल्कुल सर। तो ये सारे टिश्यूज हो गए जो इस प्रकार से अरेंज रहते हैं बाहर से अंदर की जी सर तरफ। तो अगर ऑर्डर देखें हम लोग तो सबसे बाहर एपिडर्मिस, followed by hypodermis, then general cortex, then endodermis, then pericycle, then medullary rays जो in between vascular bundles है, और then centermost part है तो वो पिथ या मेडुला बोलते हैं इसको। और लीफ के अंदर अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में मेसोफिल होगा जो कि क्लोरेनकाइमेटस है, फोटोसिंथेटिक टिश्यू। बिल्कुल सर। और वेस्कुलर टिश्यूज पहले भी डिस्कस हुआ, दीज आर जाइलम एंड फ्लोएम। उनका एग्रीगेशन जो है वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर टिश्यूज है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है, दे आर जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है। जी सर। इसका काम वेस्कुलर सप्लाई का, इसीलिए नाम वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम बोला गया है। बिल्कुल सर।
चलिए बात करते हैं जाइलम को ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, या कह लीजिए कि प्रोटोजाइलम जो है वो कहाँ पर लोकलाइज्ड है। अगर हम ऑब्जर्व करें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, मान लीजिएगा कि इस तरीके से यहाँ पर एक डेवलप कर रहा है, शूट डेवलप कर रहा है, एंड एज वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ कि ऊपर की ओर यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम अवेलेबल है। ये रहा एपिकल मेरिस्टेम, बिल्कुल टिप के ऊपर, बिल्कुल टिप पर अवेलेबल है। और जैसा कि सर ने कहा कि हम लोग जब बात करते हैं प्राइमरी ग्रोथ की, हेबल की थ्योरी की हम बात करते हैं, और यहाँ पर से फॉर एग्जांपल ये प्रोकैम्बियम वाला पार्ट अवेलेबल है। ये प्रोकैम्बियम जो यहाँ पर अवेलेबल है लगातार डिवाइड करते हुए सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। सेल्स पीछे की ओर जो बनते हैं वो पैरेन्काइमेटस इन नेचर होंगी, और ये बाद में वेस्कुलराइजेशन की प्रोसेस को फॉलो करते हुए, से फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स यहाँ पर बनी है। नाउ दे आर डिफरेंशिएटिंग, और ये फॉर्म कर देती हैं यहाँ पर प्रोटोजाइलम का। बिल्कुल सर, कुछ, हाँ बिल्कुल, सेल्स कुछ बाहर अंदर की और यहाँ पर अवेलेबल है। लेटर ऑन होता ये है कि इन दोनों के बीच में, ये तो रहा प्रोटोजाइलम, इसके बाद यहाँ जो बीच में सेल्स अवेलेबल है ये यहाँ पर मेटाजाइलम का फॉर्मेशन कर देगी। बिल्कुल सर, हम यहाँ डायग्राम बात समझाने के लिए बना रहे हैं, याद रखें ये प्रोटो और मेटाजाइलम का जो एग्जिस्टेंस है ये पेरिसाइकिल के अंदर की ओर है। तो यहाँ पर आप देखिएगा प्रोटोजाइलम तो बाहर की ओर और मेटा अंदर की, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम टुवर्ड्स सेंटर पर आ गया। सच काइंड ऑफ डेवलपमेंट, देखिए जो नया यहाँ पर जाइलम बना है वो सेंटर की ओर बना है। हम कहेंगे सेंट्रीपीटल डेवलपमेंट का जो ऑर्डर है वो पेरिफेरी से सेंटर की ओर है। जो पहले बन गया वो तो बाहर की ओर है, और जो बाद में बना है या बन रहा है वो सेंटर की ओर लोकलाइज्ड है। हम इसको सेंट्रीपीटल डेवलपमेंट कहेंगे। एंड सच जाइलम is referred as exarch xylem, exarch कंडीशन, जो रूट का कैरेक्टरिस्टिक, हाँ, जो कि रूट में हमको देखने के लिए मिलता है सर, ये रूट के अंदर मिलेगा हमको देखने के लिए। इसका अगर हम नेक्स्ट वेरिएंट लें जो कि इसका जस्ट रिवर्सल है और हमको स्टेम के अंदर मिलता है देखने के लिए, इफ आई ड्रॉ इट, सेम कॉन्सेप्ट है। समझिएगा इसको इस तरीके से कि भाई यहां पर एपिकल मेरिस्टेम ने से फॉर एग्जाम्पल यहां पर फॉर्मेशन कर दिया है, वही कहानी यहां पर प्राइमरी मेरिस्टेम ये रहा। सेम बात है यहां पर भी एप्लीकेबल है, और यहां पर ये बन जाता है पैरेन्काइमा लाइक सेल्स, और ये बन गए यहां पर प्रोटोजाइलम। ये प्रोटोजाइलम से यहां पर अवेलेबल है, और अब जो नया जाइलम बना वो बाहर की ओर बनता है, मेटाजाइलम। हाँ, ये मेटाजाइलम जो है बाहर की ओर बना, तो ऑर्डर चेंज हो गया, डेवलपमेंट जो है वो अब पेरिफेरी की ओर है, सेंटर टू पेरिफेरी जो है सेंट्रीफ्यूगल। एक बात और सर, जब बच्चे पूछते हैं बहुत सी बार कि क्या प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम में कन्वर्ट होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोटो ही रहेगा और मेटाजाइलम नया बनेगा, जो सेल्स पीछे की ओर लेफ्ट ओवर रह जाएंगे। बिल्कुल सर, किसी भी स्टेज पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हाँ, दोनों देखने को मिलेंगे, दोनों देखने के लिए। अगर कन्वर्ट होता तो फिर एक तो गायब ही हो जाता। बिल्कुल सर, तो प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम दोनों हमें देखने को मिलेंगे, तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये रूट है या स्टेम है। क्योंकि अगर वो एग्जार्च कंडीशन जैसा दिखे तो वो रूट है, और ये हम कहेंगे कि भाई ये एंडार्क जाइलम बन गया। ये एंडार्क जाइलम है जिसमें प्रोटोजाइलम सेंटर में है, सेंटर में अवेलेबल है, और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म के स्टेम का और जिम्नोस्पर्म्स का। जी बिल्कुल सर। तो यानी स्टेम जो है एंजियोस्पर्म का और जिम्नोस्पर्म का, उसमें एंडार्च कंडीशन है और सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट है। सर। और रूट्स चाहे बात करें एंजियोस्पर्म की या जिम्नोस्पर्म की, ठीक है ना, तो उसमें देखने को मिलेगा हमें सेंट्रीपिटल काइंड ऑफ डेवलपमेंट, वो सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट होगा। यहाँ रूट में जाइलम एक्सार्क और स्टेम के अंदर जाइलम एंडार्क कहलाएगा। और ये डिस्टिंग्विश करने का एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है एक्सार्च और एंडार्च के, देख के पहचान सकते हैं कि ये रूट है, ये स्टेम है। यस सर। और दूसरा आता है सेंट्रीफ्यूगल, जिसमें दोनों ही बातें एप्लीकेबल हैं। अगर हम सर यहाँ पर ऑब्जर्व करें, वही कहानी यहाँ पर से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये एक शूट लगातार ऊपर की ओर ग्रो कर रहा है। अगेन यहाँ पर अवेलेबल है मेरिस्टेम प्रोकैम्बियम, डिवाइड टू फॉर्म
पेरेन्काइमेटस सेल्स, पेरेन्काइमेटस सेल्स ओवर हियर। तो यहाँ पर डेवलपमेंट ध्यान दीजिएगा, दोनों और होता है। तो यहाँ पर प्रोटोजाइलम बना, उसके पास जो सेल्स बाकी बची रह जाती हैं जो कि डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाई, मान लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर डेवलपमेंट जब हुआ तो प्रोटोजाइलम के बाहर और अंदर दोनों ही और मेटाजाइलम का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट भी है और सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट, दोनों तरह का डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। दोनों ही बातें यहाँ गई। सच काइंड ऑफ जाइलम इज रेफर्ड एज मेसार्क जाइलम। मेसार्च ये कहते हैं, हम इसे इंडिकेट करेंगे। बिल्कुल, राइजोम ऑफ फर्न में हाँ, फर्न के राइजोम में अगर एग्जाम में राइजोम लिखा हुआ ना हो, स्टेम ऑफ फर्न लिखा हुआ हो, तब भी क्योंकि फर्न का जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड, वो यूजुअली राइजोम मिलता है, उसको टेक्निकली हम राइजोम बोलते हैं। जी सर, एग्जैक्टली, बिल्कुल सर, ऐसा होता है। तो कुल मिला के ये बात हुई कि सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, और ये दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। पॉसिबल है। एक्सार्च हो गया, एंडार्च हो गया और मेसार्च हो गया सर। एंडार्च और एक्सार्च के एग्जांपल बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन मेसार्च का अगर देखें तो राइजोम ऑफ, और मेनली हम लोग जो बात करेंगे वो एंडार्च एक्सार्च की ही करेंगे सर। और उसमें भी रूट और स्टेम है। रूट की बात हो तो एक्सार्च, और अगर स्टेम की बात हो तो एंडार्च, ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बिल्कुल सर।